जय श्री राम। आज बात करेंगे ऐसे कुछ योगों के बारे में जो यदि आपकी पत्रिका में है तो आपका आपके जीवन साथी के साथ जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए इन योगों को अच्छा नहीं माना गया, कुछ जगह पर इसे तलाक के योगों की तरह भी देखा जाता है, परंतु मेरा मत इससे थोड़ा भिन्न है। तो और विलंब न करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा और जानते हैं वो योग कौन कौन से हैं। विवाह एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में कम से कम मानना ये है कि हम अपने पार्टनर को चुन सकते हैं। तो क्योंकि ये हम खुद चुनते हैं तो इसमें गलती की संभावना ज़्यादा होती है। कहने का अर्थ ये है जितने भी हमारे बाकी संबंधी हैं जो हमारे काफ़ी क्लोज है वो नेचर से हमें मिले हैं, चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, पुत्री हो। लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें लगता है हमने चुना है। इस वजह से ये कुंडली मिलान भी की जाती है, बाकी तरीके से भी देखा जाता है किसी भी तरह हम किसी गलत व्यक्ति को अपने जीवन में ना आने दें जिसकी वजह से आगे परेशानी हो। अब जब कोई कुंडली दिखाने आता है और ये बोलता है कि सर देखकर बताइए क्या मेरी कुंडली में तलाक के योग हैं, तो मेरा जो उनसे कहना होता है वो ये होता है कि भाई मुझे तलाक के योग देखना नहीं आता। मेरा कहने का मतलब ये है कि यू नो तलाक जैसी या संबंध विच्छेद होने के योगों के बारे में शास्त्रों में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। और ये भी समझिएगा कि जिस एरा में वो श्लोक लिखे गए हैं संस्कृत में, जो रूल्स बताए गए हैं, उस समय समाज जो था एक अलग तरीके से चल रहा था। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। अगर किसी के लग्न में लग्नेश बैठा है तो शास्त्र कहता है उसके दो शादियां होंगी। अगर किसी का लग्नेश तीसरे भाव में है या छठे भाव में है तो बताया गया उसकी दो शादियां होंगी। अगर हम उन प्रिंसिपल को आज लगाने लगे तो डेफिनेटली हमें वो परिणाम नहीं मिलेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये क्यों लिखे गए थे, उस समय क्या सिचुएशन थी, आज क्या सिचुएशन है, आज ये कितनी एप्लीकेबल है। समझिएगा उस समय क्या था कि आर्थिक रूप से जो भी व्यक्ति समृद्ध होता था, फाइनेंशियली वेल ऑफ होता था, उसको चांस था कि वो पॉलीगैमी अलाउड थी, एक से ज़्यादा शादियां अलाउड थी। और फीमेल संतान को उत्पन्न करते समय कई कई महिलाओं की मौत हो जाती थी, तो ऐसे में दूसरा विवाह काफ़ी कॉमन था, बहुत ज़्यादा लोगों का होता था। तो उस तरह पे उस जगह पे वो श्लोक काफ़ी कारगर रहा होगा। आज उस योग को अगर ऐसे लगाने लगेंगे तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो इतना तो आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी कि ये नियम आज लगेगा कि नहीं। अच्छा, फिर 1980 1990 तक भारत में जो तलाक की रेशो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। परेशानियों के बावजूद भी एक दूसरे को झेल लिया करते थे लोग। संयम सहनशीलता ज़्यादा थी, या ये बोलिए कि ऑप्शन ज़्यादा नहीं थी। महिलाएं इतनी ज़्यादा स्वावलंबी नहीं थी कि वो अपना ध्यान रख पाएँ। इस वजह से अगर परेशानी भी होती थी वैवाहिक जीवन में तो भी किसी तरह काट लिया जाता था। पर आज परमात्मा की कृपा से महिलाएं स्वावलंबी भी हो गई हैं, हर कोई व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। ऐसे में अगर लगता है कि हम दोनों की नहीं बनेगी या हम दोनों के जीवन में परेशानी आगे आ सकती है तो लोग जल्दी ही एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। ये एक डिबेट का विषय है कि ये छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि एक जनरेशन ये मानती है कि अब जो लिखा है परमात्मा ने, जो जैसा लड़का मिल गया या जैसी लड़की मिल गई निभाओ उसके साथ। और दूसरे लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई परेशानी है, नहीं बन रही है, तो अपनी पूरी ज़िंदगी खराब करने से बेहतर है कि समय रहते उस रिश्ते से बाहर निकल लिया जाए और अपने आप को दूसरा चांस दिया जाए। पहले इन विषयों पर आने से पहले ऐसे कौन से योग हैं जो वैवाहिक तनाव को दिखाते हैं, हमें पहले ये समझना होगा कि वैवाहिक तनाव होता क्यों है, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कारण आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अगर मैं कोई मिस करता हूँ, आपको लगता है ये भी एक वजह हो सकती है, तो प्लीज़ लिखिएगा। सबसे पहले तो सबसे कॉमन तो यही है कि दोनों में तालमेल का ना होना। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मेरा जीवन साथी कुछ और सोच रहा है। मैं बोलता हूँ कि हमें उत्तर में जाना चाहिए, हमारी जीवन संगिनी बोल रही है हमें दक्षिण में जाना है। यू नो किसी की फाइनेंशियल एस्पेक्ट की सोच अलग है, दूसरा कहता है इतना क्यों कर रहे हो। मतलब कहीं पर भी तालमेल नहीं बैठ पाना, सबसे ज़्यादा परेशानी इस वजह से आती है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, वो होता है अहंकार। कि मैं बड़ा हूँ या आप बड़े हो।
और सामने वाले को अपने से तुच्छ समझना या अपने आप को ओवर स्मार्ट या अपने आप को स्मार्ट समझना, क्षमा कीजिएगा, उसकी वजह से भी वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। क्योंकि आज हर व्यक्ति कमा रहा है, हर व्यक्ति अपना ध्यान रख पा रहा है, कम से कम भारत के कुछ क्षेत्रों में। तो वहाँ पर क्योंकि निर्भरता नहीं है, आर्थिक निर्भरता नहीं है, तो लोग इस वजह से अपने को किसी उसमें नीचा नहीं मानते हैं, बराबर का मानते हैं और चाहते हैं कि अगर कोई समस्या है तो हमें भी उतनी तवज्जो दी जाए। जबकि एक वैवाहिक जीवन में, अच्छे वैवाहिक जीवन में कभी एक व्यक्ति झुकता है, कभी दूसरे को झुकना चाहिए जिससे संबंध आगे चलता रहे। पर वो चीज़ कम देखने में आती है। तो अहंकार एक कारण है जिसकी वजह से परेशानी आती है। एक और जो बहुत कॉमन कारण है वो है धोखा, चीटिंग। कि क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, अब वो दायरे ख़त्म होते जा रहे हैं, पहले की तरह माहौल नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व होने की बढ़ गई है। और वो जब बढ़ गई है तो उस वजह से कई बार देखा गया है कि पति या पत्नी अपने संबंधों से बाहर भी संबंध बना लेते हैं या बन जाते हैं, जो भी समझिए इसको, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी तो सप्तम भाव बहुत लंबा चलना है, आपको पता ही है वैवाहिक जीवन पे हमारी सीरीज चल रही है और उसके ऊपर अभी तक हमने काफ़ी सारे भाव डिस्कस कर भी लिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह का संबंध भी परेशानी देता है और जिस वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव आता है। इसके बाद एक और मेजर कारण जो वैवाहिक संबंध खराब होने का है वह है किसी तीसरी व्यक्ति की जीवन में दखल। मतलब हम दो तो शायद सुकून से जी लेते, लेकिन सासू माँ, ससुर, फैमिली, नंद, देवर या साला, साली, ये सब अपना रोल प्ले करते हैं और उस एक रिलेशनशिप को बनने से तो रोक देते हैं या वहाँ पे व्यवधान आता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। कई बार देखा गया है दोनों हस्बैंड वाइफ खुश हैं, अकेले रह रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहते हैं हाँ मुझे आइडियल हस्बैंड मिला है या आइडियल वाइफ मिली है। लेकिन जैसे ही वो इन्फ्लुएंस आता है, वो बाहरी प्रभाव आता है, उसकी वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव आ जाता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। आज बात करेंगे तालमेल के बारे में, कि आपके हाथ में पत्रिका आए और आपके पास अपने जीवन साथी की पत्रिका नहीं है, आपने अपनी पत्रिका से ही देखना है कि मेरी कुंडली में मैरिड लाइफ के बारे में क्या क्या बताया गया है या मुझे कितना सुख मिल सकता है, तो इसको कैसे देखें। देखिए, आप सब जानते हैं कि लग्न से जातक का विचार किया जाता है कि नेटिव का स्वभाव कैसा होगा, नेटिव को आदर कितना मिलेगा, जो भी है लग्न उसको लगन पर वो निर्भर करता है। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का है। ऐसे में एक तरीका तालमेल देखने का यह है कि लगन का स्वामी और सप्तम का स्वामी जो भी बने कुंडली में, वो परस्पर कैसे बैठे। अगर वो परस्पर 2-12 हैं, षडाष्टक हैं, तो ऐसी स्थिति में ये देखने में आता है कि दोनों के बीच में तालमेल में कमी रहती है। मैं दोबारा कहूंगा, लग्न अधिपति और सप्तम अधिपति यदि परस्पर षडाष्टक है या द्विद्वादश है, 2-12 बैठे हैं या 6-8 बैठे हैं, तो वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। इसी में एक चीज और ऐड कर लीजिए ज्यादा बेहतर परिणाम के लिए, वो ये है कि मेरा शुक्र और मंगल, शुक्र क्यों, क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें, मेष लगन की कुंडली बनाए, तो 7वें घर में शुक्र की राशि आती है और लगन में मंगल की। ऐसे में शुक्र मंगल परस्पर कैसे बैठे, अगर वो भी षडाष्टक है यानी आपस में 6-8 बैठे हैं, तो दिखाता है कि हम दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आएगी। मेरी जो शारीरिक इच्छाएं हैं, मेरे जीवन साथी की वैसी शारीरिक इच्छाएं नहीं रहेंगी, जिस वजह से तालमेल में कमी बनेगी। इसी प्रकार चंद्र कुंडली का लग्नेश और चंद्र कुंडली का सप्तमेश देखिए कि वो कैसे बैठे हैं। अगर इन तीनों से आपको ऐसा लगता है कि षडाष्टक या 2-12 बार बार आए जा रहा है, या 3 में से 2 में आ गया, तीनों में आ गया, तो ये यकीन मानिए कि आपके वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी रहेगी। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि डाइवोर्स हो जाएगा, समझिएगा, क्योंकि डाइवोर्स के कई और कारण भी होते हैं। कई बार और अधिकतर केसेस में देखने में आता है कि तालमेल ना होने के बावजूद एक दूसरे के व्यवहार की वजह से, क्योंकि समाज में आपके पति या आपकी पत्नी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, आपके माता पिता के लिए अच्छा व्यवहार कर रही है, या
आपके पति आपका और आपके बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो तालमेल ना होने के बावजूद भी संबंध निभाए जा रहे हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हर हर किसी व्यक्ति के साथ हमारी सोच नहीं मिलती, अब जैसे ये है वैसे ये है, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार हमें इसे देखना चाहिए। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है और बड़ा लगता है, तारा मिलान वाला। तारा मिलान के बारे में एक वीडियो पहले बना हुआ है, लेकिन वो दशा से संबंधित था। ये थोड़ा उससे अलग है। जब आप गुण मिलान भी करते हैं ना लड़का लड़की का, उसमें भी तारा मिलान किया जाता है। तीसरे नंबर पे ये आता है, मतलब 8 चीज़ें होती हैं, उसमें थर्ड नंबर पे इस एस्पेक्ट को देखा जाता है, जिसे तारा मिलान कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने जेमिनी के आत्मकारक, यानी कि जो कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री पर ग्रह बैठा है वो, और जो सबसे कम डिग्री पे ग्रह बैठा है वो, उन दोनों को लेना है। उन दोनों के नक्षत्र को पेपर पे लिख लीजिए। मान लीजिए मेरा आत्मकारक अश्विनी में है, तो मैंने लिखा अश्विनी, और मेरा दारा कारक जिसकी सबसे कम डिग्री है वो पुष्य में बैठा है, तो मैंने पुष्य लिख लिया। लिखने के बाद आप अपने पास 27 नक्षत्रों की टेबल खोल लीजिए। हो सकता है अभी आपकी स्क्रीन पर एएलएस की टीम वो दिखाई देगी कि 27 नक्षत्रों को कैसे सीक्वेंस है। वैसे तो याद कर लेना चाहिए, अगर आप ज्योतिष को तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट नक्षत्रों के नाम याद होने चाहिए। एनीवे, तो आपके सामने ये टेबल है। फिर आपने क्या करना है कि आपके आत्मकारक से आपके दारा कारक तक गिनिए कितने नक्षत्र बीते। अगर मैं अश्विनी से पुष्य तक गिनता हूं तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, यानी मेरे पास 8 आता है। अगर ये संख्या 3 आ जाए, 5 आ जाए या 7 आ जाए तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। मैं दोबारा बताऊंगा, आपको अपने जीवन साथी का चार्ट नहीं देखना, पहले अपना ही चार्ट देखना है। एक बात और समझिएगा, एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा था और जायज सवाल था। उसने बोला कि सर मैरिड लाइफ तो दोनों की है, अगर खराब होगी तो दोनों की खराब होगी, एक की कैसे खराब हो सकती है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जितना कुछ सालों का अनुभव मेरा है या जितनी अल्पमति में मैंने सीखने का मौका मिला है, उस हिसाब से मैंने क्या देखा है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश है पर उसका साथी उस मैरिड लाइफ में परेशान है। जहाँ तक को नहीं पता लग रहा कि मेरी बीवी या मेरा पति मुझसे काफ़ी खिंचा हुआ है या वो परेशान है। हम सोच खुश बैठे हैं, अरे यार हमारी मैरिड लाइफ अच्छी है। पर उस जातिका से पूछो या उसके पति से पूछो अलग कमरे में ले जाके कि भाई क्या आप अपनी वैवाहिक जीवन से खुश हैं, तो पता लगता है कि नहीं, वहाँ पे तो परेशानी है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के वैवाहिक जीवन अलग अलग हो सकते हैं एक साथ रहते हुए भी। आई नो ये सुनने में अजीब लगता है, आप मुझे बताइएगा आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा। मैं जानना चाहूंगा आपके क्या विचार हैं कि क्या अगर वैवाहिक जीवन खराब है तो दोनों का खराब है, या आपने भी कोई केसेस देखे हैं जहाँ पे एक व्यक्ति तो अपने वैवाहिक जीवन से इतना सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन दूसरा उसका जो साथी है उसे अपनी वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नजर नहीं आती है। देखिए जहां पर तलाक हुआ है वहां पे तो दोनों की कुंडली में दिखना चाहिए कि वैवाहिक जीवन में टेंशन थी, क्योंकि इतना ज्यादा टेंशन होना कि दोनों अलग हो गए तो ये तो दोनों की कुंडली में होना चाहिए, एक ही कुंडली से नहीं हो सकता। लेकिन जहां पर तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन निभाया जा रहा है वहां पर ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन से खुश है, दूसरा उससे खुश नहीं है। इस बारे में ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या कहा, अपने आत्मकारक और दारा कारक को देखिए और ये देखिए कि दोनों के बीच में जो नक्षत्र है कितने नक्षत्र बीत गए। अब इस पर कुछ सवाल ये आ सकते हैं कि सर मान लो 28 आ जाए या 22, 28 तो खैर नहीं आ सकते, 27 नक्षत्र है। मान लीजिए मैंने अपने जन्म नक्षत्र से अपनी जीवन संगिनी का जो मेरा दारा कारक है वो नक्षत्र देखा, अपने आत्म कारक को देखा और उनमें गैप देखा। अगर वो गैप 15 आ जाए, अब ये 3, 5, 7 तीनों से बड़ा है, 15 आ जाए तो क्या करें। अगर 15 आ जाए तो कुछ नहीं करना, जो भी नंबर आया है उसको आप 9 से भाग दे दें, जो नीचे बचे उसको देख लीजिए। तो अगर मैं 15 को 9 से भाग देता हूं तो मेरे पास शेषफल आता है 6। 6 आने का अर्थ है ये 3, 5, 7 में नहीं आया, इस वजह से यहाँ ये मान के चलिए कि आपके जो दोनों के बीच में तालमेल है उसके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। अच्छा, मैंने 3 चीजें बताई। काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि सर कितने सारे रूल हैं, कितने सारे नियम है, कैसे लगाएं, सबको कैसे देख सकते हैं। तो देखिए सबको, पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी का जीवन भी बहुत आसान नहीं है।
वैवाहिक जीवन में परेशानी के बाद भी कुछ लोग अच्छे से जी रहे होते हैं, कुछ बहुत बुरे जी रहे होते हैं, कुछ तलाक हो जाता है, कहीं पर पति या पत्नी अपना शरीर छोड़ देता है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ। ठीक है, ऐसे में आपने क्या ध्यान देना है, आपने ये देखना है कि जितने ज्यादा ऐसे योग मिल रहे हैं उतना ज्यादा ये मैरिटल डिस्कॉर्ड या परेशानी वैवाहिक जीवन में बढ़ती जा रही है। अगर केवल एक प्रिंसिपल मिलता है उसके आधार पे मत कहिए, दूसरा तीसरा चौथा सब चेक कीजिए। क्योंकि देखो, आशा की किरण कहीं ना कहीं होती है कुंडली में, हर कुंडली बहुत प्रताड़ित नहीं होती है, तो उसको जरूर देखिए। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास कुछ केसेस आए जहाँ पे अभी बच्चा 16 साल का है या 10 साल का है, उसकी कुंडली माता पिता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं जी हमने किसी को कुंडली दिखाई थी, उन्होंने कहा इसके कुंडली में 2 शादी के योग हैं। अब क्या कहें उनको भी, मैंने कहा नहीं अभी तो रुक जाइए, अभी बच्चा बड़ा तो होने दीजिए, तब तक समाज कितना आगे बढ़ जाएगा हमें क्या पता। आई रिमेंबर एक केस ऐसा हुआ था, काफ़ी साल पहले की बात है, कि एक जगह वैवाहिक जीवन के ऊपर ना एक सेमिनार चल रहा था, मैं भी उसका पार्ट था। और उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे वक्ता आए जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, 2 शादियों पर। तो वहाँ पर बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो ज्योतिष का एक बहुत ही मान्य ग्रंथ है, उसको कोट करते हुए व्यक्ति ने कहा कि यदि लग्न अधिपति लगन में हो, तीसरे में हो, छठे में हो, शायद 11वां भी घर था, तो बोले कि इन घरों में हो तो एक व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की 2 शादियां होती है, उनका ये कहना था। ताज्जुब की बात थी कि ये कॉम्बिनेशन तो बहुत लोगों की कुंडली में हो सकता है, आप जो सुन रहे हैं उनमें से भी काफ़ी लोगों की कुंडली में हो। बताइएगा आपकी 2 शादियां हुई कि नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली हर एक की नहीं हुई होगी, अगर कुछ की हुई भी हो तो वो लेक्चर हुआ भाई, सब ने किसी ने अप्रिशिएट किया, किसी ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन जो चीफ गेस्ट थे उस सभा के, स्वर्गीय श्री एम एन केदार जी, उन्होंने वहां पर ये बात कही कि यू नो ये जो रूल बताए गए हैं, ये रूल आज आप ऐसे ही अप्लाई करोगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि तब के समाज और अब के समाज में बहुत परिवर्तन आ चुका है। जैसे शुक्र शनि की युति के बारे में मैं बात करूं, तो शुक्र शनि की युति के बारे में अगर आप अधिकतर किताबों में पढ़ेंगे तो ये अच्छा नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए, लेकिन इसके कुछ उपाय भी हैं आज के युग में। अगर आप वो कर लेते हैं तो शुक्र शनि की नेगेटिविटी काफी कम हो जाती है, अगर कुंडली में 7 है और वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो। उनमें से एक है वर्किंग होना, अपने कार्य क्षेत्र में लिप्त होना। अगर आप ऐसे करते हैं तो इसकी जो नेगेटिविटी है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी डाइल्यूट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे नियम है जिसके आज के टाइम में उपाय किस फॉर्म में, मतलब ठीक है, दान धर्म पूजा वो सब हमें करनी चाहिए, वो भी उपाय हैं और उनका भी असर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल रेमेडी जो आप जीवन में कार्य करें और उसका प्रभाव आपको तभी मिल जाए, वो रेमेडीज बहुत काम करती है। तो खैर कभी इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। अब कुछ एक कुंडली के एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो आज मैंने षडाष्टक वाला जो प्रिंसिपल कहा उसको लगाते कैसे कुंडली। ये कुंडली है 28 दिसंबर 1977 की, 4 बजे का जन्म है, चंडीगढ़ जन्म स्थान है। यहाँ यदि ध्यान दें तो तुला लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी तीसरे भाव में मूल नक्षत्र में बैठा है सूर्य के साथ, और सप्तम का स्वामी नीच होकर परंतु दिग्बली होके और साथ ही साथ में वक्री होकर नीच भंग करता हुआ दशम भाव में बैठा है। अब यहां पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, लगन कुंडली से लग्नेश सप्तमेश परस्पर कैसे बैठे। तो यहां पर लग्नाधिपति से सप्तमाधिपति मंगल 8वें घर में है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर तो कहानी इतनी अच्छी आई नहीं। एक अग्नि तत्व में है, एक जल तत्व में है, दोनों तत्व एक दूसरे के विरोध में जाते हैं। अब आते हैं चंद्र कुंडली से, देखते हैं चंद्र कुंडली से लगन का स्वामी बनता है चंद्रमा स्वयं, क्योंकि कर्क राशि में बैठा है, और चंद्र कुंडली से 7वें घर का स्वामी बनता है शनि। यहां पर चंद्र शनि पे यदि आप ध्यान देंगे तो वो भी आपस में द्विद्वादश 2-12 बैठे हैं एक दूसरे से। एक बात और नोटिस कीजिएगा, चाहे लगन कुंडली हो चाहे चंद्र कुंडली, दोनों से सप्तमाधिपति वक्री है, तो ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। और लगन और चंद्र कुंडली दोनों से या तो षडाष्टक या द्विद्वादश आ रहा है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि शुक्र और मंगल को देखें।
अब क्योंकि यहाँ पर लग्नेश और सप्तमेश शुक्र मंगल हैं, तो हम पहले ही देख चुके हैं, दोबारा भी वही कॉम्बिनेशन रहेगा, तो ये वापस षडाष्टक आ गए। यानी कि ना तो लगन कुंडली, ना चंद्र कुंडली, ना शुक्र मंगल काल पुरुष की कुंडली हमें ये बता रही है कि इनमें तालमेल अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं आत्मकारक और दारा कारक के नक्षत्र पर। इस कुंडली में बुध बनता है आत्मकारक, क्योंकि उसकी डिग्री सबसे ज्यादा है 28 डिग्री 54 मिनट, और इसका जो दारा कारक बनता है वो बनता है शुक्र, जिसकी डिग्री है 6 डिग्री और 28 मिनट। ऐसी स्थिति में यदि आप आत्मकारक और दारा कारक के बीच की दूरी निकालें नक्षत्र वाइज, तो ज्येष्ठा में बैठा है बुध और मूला में बैठा है शुक्र। तो आत्मकारक से दारा कारक गिनने पर के नक्षत्र गिनने पे 2 आता है। कैसे? बुध क्योंकि ज्येष्ठा में, ज्येष्ठा पहला हुआ और अगला ही नक्षत्र मूल होता है और मूल में ही शुक्र बैठा है, तो वहां पर आ गया ये। तो यहाँ पर फिर भी नक्षत्र के आधार पर हम कहेंगे दोनों में वो 3, 5, 7 नहीं आए, लेकिन इसके अलावा वो जो बाकी 3 फैक्टर है वो कुंडली में खराब है। तो यहाँ पर आप आराम से कह सकते हैं कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में तालमेल की कमी रहेगी। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति की इनसे कुंडली शादी होगी या हुई है, उसकी कुंडली में भी इसी तरह के योग जरूर होंगे। हम मानते हैं ये कि जो रिश्ते हैं वो आसमान में बनते हैं, जो जोड़ियां हैं वो स्वर्ग में बनती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा ही व्यक्ति आपके साथ विवाह करेगा जो आपको इस योग का भोग करा सके। कहने का मतलब है, अगर कोई नकारात्मक योग है और उसका असर आपको जिंदगी में मिलना है, तो ऐसा ही पार्टनर जुड़ेगा जो उस योग को एग्जीक्यूट कर सके। अलग पार्टनर नहीं मिल सकता, चाहे आप कितने हाथ पैर मार लें, कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि आपको वही मिलेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बहुत कुंडली देखते हैं और उसको देखने के बाद कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है, यहाँ शादी कर सकते हैं, और पता लगता है शादी के बाद कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ कमी थी, उसका टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं था। ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं। एक आई रिमेंबर, एक हमारे विद्यार्थी थे, उनकी कुंडली देखकर ये बताया गया कि आपके कुंडली के हिसाब से आपका जो जीवन साथी है वो उम्र में बड़ा होगा। मेल थे और तो कहा गया कि आपकी जो वाइफ है वो उम्र में आपसे बड़ी होगी। तो उस समय वो उस व्यक्ति ने नकार दिया कि नहीं, मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ मुझसे छोटी है। अब जैसा वो कहेंगे तो मानना पड़ेगा कि ठीक है, हो सकता है मैंने देखने में कोई गलती करी हो, मैं अगली बार और सीख कर फिर बात करूंगा। कुछ महीनों बाद ही उस जातक ने दोबारा कॉल किया और बताया कि सर वो आप सही कह रहे थे, वो उनका पुराना जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो हमें पहले नहीं दिखाया गया था अब मिला है, उसके आधार पर पता लगा है कि वो मुझसे साल भर बड़ी है, जो मुझे नहीं बताया गया। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपको विश्वास करना पड़ेगा सामने वाले पर। लेकिन फिर भी क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में, इसलिए हमें कुंडली मिलान करना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि जो लोग कहते हैं कि कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए, ऐसा भी एक सेक्शन है जो कहता है कुंडली मिलान से कोई लाभ नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर कोई और आप उसका भले में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसका फ़ायदा आपको भी मिले और आपके जीवन साथी को भी मिले बॉन्डिंग की फॉर्म में, तो उसका उपयोग करने से गुरेज नहीं करना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। आज थोड़ा अलग वे में बनाने की कोशिश की है, और आई नो वीडियोस बहुत लेट हो रहे हैं। मैं खुद सोच रहा हूँ इस बारे में कि कैसे उसको और जल्दी करूँ, क्यों इतना लेट हो रहे हैं, पर हो सकता है मलमास का प्रभाव है, हो सकता है मेरी कुंडली में गोचर ऐसा चल रहा है कि समय नहीं मिल पा रहा है। पर मैं जल्दी ही वापसी करूँगा और रेगुलर एक हफ्ते में 2 या 3 वीडियो, जैसे कि हम पहले आ रही थी वैसे ही आती रहेगी। यदि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अच्छा भी काम करें और जल्दी भी काम करें। और ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर हमारे परिवार के साथ, एस्ट्रो लाइफ सूत्रा के परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आजकल सब मौजूद है, हम भी मौजूद हैं, तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। लग्न और दूसरा भाव किस प्रकार आपके ससुराल से आपके संबंधों को दर्शाता है, यदि इस बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें। अन्यथा हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।